Now, beta, let's talk about the third code, which is the semantic code. And let's wait for 1 minute that other students can also join. Okay, beta, let's start. Beta, third code is the semantic code, and now this code is also known as connotative code. Okay, beta, so we can also call it as a connotative code. The concept of connotative code means abstract meaning, helps reader to know the characters, places, objects, and themes in details as they also carry their denotative meaning. अब बेटा सी पहले जो हमने पिछले कोड में abstract concept का जो हमने जिक्र किया था, that is entirely different than this. यहाँ पर आपने जो abstract concept ढूंढना है वो इन किसी भी कैरेक्टर्स का भी ढूंढ सकते हैं, किसी चीज का भी ढूंढ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव्स का भी ढूंढ सकते हैं, या जो थीम है. यू सी, थीम हमेशा डायरेक्टली डिस्कस्ड नहीं होता इन द स्टोरी, बट इट इज आल्सो डिस्कस्ड इन द स्टोरी इनडायरेक्टली. मोर इम्पोर्टेंटली दैट हैज द denotative meaning as well. Now denotative meaning is the core meaning. जैसे कि नेकलेस, नेकलेस की बेटा denotative meaning क्या है? नेकलेस की डेनोटेटिव मीनिंग कौन बताएगा मुझे बेटा कमेंट में? व्हाट इज द मीन डेनोटेटिव मीनिंग ऑफ नेकलेस? अब्दुल हलीम सर मिट्रम की मार्क्स बता सकते हैं? अभी तो नहीं बता सकता, बाद में बताऊंगा बेटा. कॉपीज चेक है आपकी. किसी ने भी चैट में मैसेज नहीं किया? आई थिंक वन मैसेज. पीस ऑफ ज्वेलरी, यस बेटा, एग्जैक्टली. सी बेटा, डेनोटेटिव मीनिंग नेकलेस की है. It's a object, it's an object or a piece of jewelry. But what is the connotative meaning of the necklace? तो सिमेंटिक कोड में हम क्या करते हैं कि वो जो कोनोटेटिव मीनिंग्स होती हैं हम वो ढूंढते हैं. लाइक दिस कोड इज लिंक्ड टू द थीम्स ऑफ द टेक्स्ट. आप क्या करते हैं कि आपने स्टोरी को, यू हैव जस्ट गॉन थ्रू फ्रॉम द होल स्टोरी एंड देन यू जस्ट गूगल द significant or important themes of the Nightingale and the Rose. You got few themes. You see, in this way you got the concept of themes as well, and those themes were explained throughout the story, but they were explained in a connotative manner. वो एक डायरेक्टली एक्सप्लेन नहीं थे, वो connotative manner में एक्सप्लेन किए हुए थे. And see, through this code you will find the themes of the story and actually what themes are explained in the story. Apart from that, such as what is the connotative meaning or concept of the title of the story? See, here you have to find the connotative meaning of title. Whatever connotative meaning you are finding related to the title, you have to explain that meaning in your answer. You have to find the connotative concept throughout the story. Another example is taken as object poverty. Beta, see this. If you have gone through from the story, the necklace, short story, the necklace. In this short story, there is the concept of object poverty. अब ये जो object poverty है, the denotative meaning of this term is that absolute poverty, great poverty. मतलब कि वो पावर्टी का बहुत डीपली शिकार हो गए, जो बहुत ज्यादा डीपली पावर्टी कहते हैं, बिलो द पावर्टी. वो लोग जो बिलो देन पावर्टी होते हैं, बहुत ज्यादा सफरिंग का शिकार हो जाते हैं पावर्टी की वजह से. दैट एंड फॉर देम इट्स नोन एज abstract पावर्टी. तो उनके लिए हम ये टर्म यूज करते हैं, abstract पावर्टी. सो दिस टर्म इज यूज्ड इन दिस स्टोरी. अब यहाँ पर आपको जो abstract कॉन्सेप्ट ढूंढना है उसका मैं पहले तो डिफरेंशिएट बता दूं, ताकि पिछला जो हमने abstract आइडिया डिस्कस किया है या एंजिमा डिस्कस किया है कि ये उनसे कैसे डिफरेंट है. सी बेटा, उसमें हम कोई भी एक्शन देखते हैं, कोई भी इवेंट देखते हैं,
कोई भी अनटोल्ड रियलिटी देखते हैं और जो कि इनडायरेक्टली एक्सप्लेन की गई है, जिसका अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, दैट इज नोन एज एनजिमा। बट हेयर हमने कोई टर्म्स ढूंढने होते हैं, टर्म्स, कोई एक वर्ड होता है, दैट वुड बी अ फ्रेज, दैट कुड बी अ फ्रेज, ठीक है, वो एक फ्रेज भी हो सकता है और वो एक टर्म भी हो सकता है। वी हैव टू फाइंड देम आउट एंड देन वी हैव टू गिव द connotative meaning of that term, the connotative importance of that term. Like ये मैंने जब द नेकलेस स्टोरी को पढ़ा तो उसमें से मुझे ये मिला ऑब्जेक्ट पॉवर्टी। अब ऑब्जेक्ट पॉवर्टी, द मीनिंग ऑफ दिस टर्म इज द एब्सोल्यूट पॉवर्टी or the great poverty. See, worst poverty, let me highlight it, worst poverty, ठीक है, very worst poverty. So this is the denotative meaning. But what about the object poverty in terms of connotative? Let me explain. But connotative means meaning of this phrase in the story is that absolute poverty always makes person very strong. सी बेटा कितना डिफरेंट हो गया। अब ये जो ऑब्जेक्ट पावर्टी की ये है कि बहुत बुरी हालात, वर्स्ट पावर्टी, अब्सोल्यूट पावर्टी, ये तो उसकी हो गई डेनोटेटिव मीनिंग। लेकिन ऑब्जेक्ट पावर्टी में कॉनोटेटिव कॉन्सेप्ट आपने ये देना है कि दिस इज द काइंड ऑफ पावर्टी विच ऑलवेज मेक्स अ पर्सन perfect. This is the poverty which always makes person very strong. If someone suffers from such kind of poverty, then that person become very much stronger, and that person can face every difficulty in the life, and that person can survive every issue and suffering in his or her life. सिमिलरली आप जब स्टोरी नेकलेस को पढ़ेंगे, व्हेन इन द एंड, जब उसका आप एंड स्पेशली देखेंगे, व्हेन शी मेट हर फ्रेंड आफ्टर द 10 years इन द पार्क, देन शी वेंट टू हर एंड आस्क हर कि आपका, उसको बताया कि मैं आपकी दोस्त हूँ, लेकिन बिकॉज ऑफ रफ अपेरेंस अपेरेंस शी कुडंट रिकॉग्नाइज। सो उसने उनको कहा कि अब इतनी पहले ये किसी रफ अपेरेंस में किसी के सामने नहीं जाती थी, जो मेन कैरेक्टर था कहीं भी नहीं जाती थी। शी ऑलवेज वेरी मच कॉन्शियस अबाउट हर सेल्फ कि लोग क्या कहेंगे, लोग ऐसा कहेंगे, लोग वैसा कहेंगे। लेकिन ये अब्स्ट्रैक्ट पावर्टी को जब उसने गुजारा, उस प्रोसीजर अब्स्ट्रैक्ट पावर्टी को उसने फेस किया, उससे सरवाइव किया, देन अपनी दोस्त से मिलने के लिए बिल्कुल रफ कंडीशन में वो फ्री होके गई, उसको कोई एंजाइटी नहीं हुई, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। ये वही मिसेस मेलोडी थी जो कि वहां शी वाज अनएबल टू गो इन द पार्टी विदाउट इवन नेकलेस। शी हैड अ गॉर्जियस ड्रेस बट शी रिफ्यूज्ड टू गो इन द party without jewelry because she was very much conscious about herself. But when she was in very much rough condition, she hadn't good shoes, she hadn't good dress, she hadn't any jewelry, but despite her rough condition, she went straight forward to her friend without any shame or without any fear or without any anxiety. She freely went to her friend and told her that I'm your friend. And then her friend just asked her that you have become too much old, or उस हम स्टोरी में नहीं जा रहे हैं, लेकिन सी ये जो encouragement इसके पास आई, that came because of the abstract poverty, because the abstract poverty has taught her great lessons that these things do not have any kind of value in her life. All you need to do is you have to be happy. Whatever you have to be happy with that, or whoever you are, you have to love yourself in that way. So nothing will change, and there is no need to impress someone else. If you want, if you will impress someone, like you wanted to impress someone through the necklace and then you suffered a lot, so whenever you go to impress someone, then obviously you will suffer. So there's no need to impress. That means she become very much perfect, and that means she become very much strong. Yes beta Misbah, you want to say something? सर मतलब कि डेनोटेटिव में उसका जो एक्चुअल मीनिंग है वो लिखना है, और कॉनोटेटिव में जो मतलब सर रिजल्ट आता है बाद में वो बताना है। एग्जैक्टली बेटा, जो रिजल्ट उसका आता है नाउ आफ्टर, बिकॉज डेनोटेटिव मीनिंग तो वो है जो उसकी एक्चुअल मीनिंग है, जो उसकी कोर मीनिंग है। बट उसका जो रिजल्ट्स आए जो आफ्टर द स्टोरी, एट द एंड ऑफ द स्टोरी, आर द मिड इन द मिडल ऑफ द स्टोरी, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हुए
consequences जो भी आए हैं or whatever the result came, you have to mention that result or those consequences only in the connotative meaning. Okay beta? Yes, Ariba Iqbal wants to ask something. Yes beta. सर आपने ये जो कोड पढ़ा है इसमें करेक्टर्स, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्टिव्स की कनोटेटिव मीनिंग बतानी है, तो सर आप थोड़ा एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन कर देंगे प्लेसेस और ऑब्जेक्टिव्स। एग्जैक्टली बेटा, सी बेटा, करेक्टर्स के मेरे का उसमें लाजमी नहीं है कि आप सबको एक्सप्लेन करें। सी, अगर आपको कोनोटेटिव मीनिंग किसी के कैरेक्टर में मिलती है, सी दिस इज द ऑब्जेक्ट पावर्टी विच इज रिलेटेड टू द कैरेक्टर ओनली। जैसे कहाँ, लेट मी एक्सप्लेन, लेट मी हाईलाइट कैरेक्टर्स, प्लेसेस, ऑब्जेक्ट्स। सी बेटा, और थीम्स भी हम कह सकते हैं। आई एम गोइंग टू हाईलाइट देम। कैरेक्टर्स, ये जो मैंने ऑब्जेक्ट पावर्टी आपका एक्सप्लेन किया है, दैट इज रिलेटेड टू द कैरेक्टर ओनली, क्योंकि हम उस मेन कैरेक्टर को ही डिस्कस कर रहे हैं ना, उसमें कितनी चेंजेस आ गई। प्लेसेस की भी हो सकती है बेटा, अगर आप उस आपकी स्टोरी के अंदर जो भी आपको एग्जाम में दी गई है उसकी प्लेस की आप कोनोटेटिव मीनिंग देखें, लाइक द कोनोटेटिव मीनिंग इन द नाइटिंगेल एंड द रोज। कौन सी प्लेस? वो जो गार्डन है, सी देयर, वो गार्डन तो एक सिंपली एक गार्डन है, लेकिन उस गार्डन में नाइटिंगेल है, लिजर्ड है, ओक ट्री है, दे आर टॉकिंग टू ईच अदर। व्हाट इज द कोनोटेटिव मीनिंग ऑफ दैट थिंग? कोनोटेटिव मीनिंग, कोनोटेटिव मीनिंग इसकी हम ये भी कॉम्प्रीहेंड कर सकते हैं कि सच आइडियल सिचुएशन डज नॉट एग्जिस्ट इन इन दिस सोसाइटी। ये आइडियल ऐसी सिचुएशन है दैट इज नॉट दैट डज नॉट एग्जिस्ट इन दिस सोसाइटी, बट एक्चुअली इट कैन बी इन्फर दैट इट इज द आइडियलिज्म, और इट इज kind of situation which can exist in paradise only, where animals are talking to each other, and animal is talking, or the bird is talking to the man, and the man is talking to someone else. See, this is the connotative meaning. आई होप कि आपको प्लेसेस का समझ में आ गया। इसी तरह से कोई ऐसी ऑब्जेक्ट है या उसका कोई थीम है, थीम को आप कोनोटेटिव एक्सप्लेन कैसे कर रहे हैं? सो व्हेन यू विल फाइंड आउट द थीम्स ऑफ द स्टोरी, यू विल हैव द थीम्स एंड देन यू विल रीड द स्टोरी, तो आपको उसकी भी कोनोटेटिव मीनिंग मिल जाएगी। तो लाजमी नहीं है कि आप चारों को एक्सप्लेन करें। इफ यू आर फाइंडिंग द कोनोटेटिव मीनिंग्स रिलेटेड टू द कैरेक्टर्स आर रिलेटेड टू द मीनिंग्स, चार में से कोई भी, यू हैव टू एक्सप्लेन 2 ऑफ देम। अगर इफ यू आर फाइंडिंग 4 ऑफ देम, देन यू कैन आल्सो कोड ऑल ऑफ देम एज वेल। आई होप इट्स क्लियर टू यू बेटा। यस सर, जैसे कि ऑब्जेक्टिव्स में नेकलेस है, तो नेकलेस की कनोटेटिव मीनिंग ये हो गई कि वो मटेरियलिज्म को मींस शो कर रहा है कि मतलब कि वो गर्ल बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक थी, तो एग्जैक्टली बेटा, सी लेट मी गिव यू एग्जांपल फ्रॉम द नेकलेस के ऑब्जेक्टिव, इट कैन बी एनी ऑब्जेक्ट और इट कैन बी ऑब्जेक्टिव ऑफ द राइटर एज वेल। राइटर का एक बेटा ऑब्जेक्टिव भी होता है और दूसरी होती है ऑब्जेक्ट। दीज बोथ थिंग्स आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सो यस, डिफरेंट। तो ऑब्जेक्ट जो है हमारा नेकलेस है, उसकी डेनोटेटिव मीनिंग इज इट्स अ पीस ऑफ ज्वेलरी और इट्स एन ऑब्जेक्ट। ओके बेटा, सो इट्स डेनोटेटिव मीनिंग। अब कोनोटेटिव मीनिंग इसकी क्या है? अब कोनोटेटिव मीनिंग नेकलेस की क्या है कि व्हेन दिस इज द नेकलेस और दिस इज द ऑब्जेक्ट which brought great suffering on the couple, on the life of the couple, उस कपल की जो लाइफ थी उसके ऊपर ग्रेट जो सफरिंग आई वो इस नेकलेस की वजह से आई। दिस इज द नेकलेस विच इज द ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ मटीरियलिज्म, because the main character was materialistic, so that's why the title necklace is given in order to present or represent the concept of materialism in the story. So this is the denotative concept of object or objectives. I hope I am making sense beta. Yes sir, now it's clear. Thank you sir. Welcome beta, welcome. So see बेटा, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर हमने जो अब्स्ट्रैक्ट आइडिया ढूंढना है, दैट मस्ट बी रिलेटेड, उसकी कोनोटेटिव मीनिंग ढूंढनी है। कोनोटेटिव मीनिंग कैन आल्सो बी कॉल्ड एज अब्स्ट्रैक्ट मीनिंग, बट दैट मस्ट बी अ कैरेक्टर, दैट कैन बी अ प्लेस, दैट कैन बी एन ऑब्जेक्ट, or that can be theme. So see beta, in this way you need to find out the connotative meaning of them. But इसको आप पिछले वाले जो
कोड में हमने एक्सप्लेन किया अब एंजिमा, तो उससे कंफ्यूज नहीं होएगा, बिकॉज एंजिमा इज इंटायरली डिफरेंट, देयर यू हैव टू फाइंड आउट अनटोल्ड रियलिटी। सी बेटा, सो उसमें थोड़ा और इसमें डिफरेंट है, तो इसमें आप थोड़ा, मैंने डिफरेंशिएट इसकी स्टार्टिंग में ही, इस कोड की स्टार्टिंग में ही उसको डिफरेंशिएट कर दिया है। आई होप कि ये कोड आपको समझ में आया होगा। इफ इट इज क्लियर, then I should go to the fourth code. If you have any question related to this code, like Ariba asked some and you want to ask, please ask. You are welcome. Your questions are welcome बेटा, अगर कोई पूछना चाहे तो you may ask questions. बेटा ये सारे कोई भी लिस्ट में नहीं है, सारे इन है स्टूडेंट्स। Okay बेटा, should I move further? Let me know in comment. Should I move further? Okay, it's clear. Okay. Naila says that please repeat the difference. Okay, Naila. सी बेटा, ये जो नायला, ये जो एंजिमा है, इट इज अ आइडिया, it is present in the story, or we can say that it is untold reality, और इट्स abstract idea भी हम इसको कहते हैं, जो कि उस स्टोरी के अंदर प्रेजेंट होता है। इट्स आइडिया, इट्स untold reality, it could be any event, it could be any action, ठीक है, एक्शन, इवेंट, रियलिटी, आइडियाज। सी, तो एंजिमा में ये चीजें आती हैं, लेकिन हेयर इन द सिमेंटिक कोड देयर इज समथिंग डिफरेंट बेटा। अब सिमेंटिक कोड में वी नीड टू फाइंड आउट द कोनोटेटिव मीनिंग, एंड द कोनोटेटिव मीनिंग ऑफ कुड बी ऑफ एनी टर्म, वो किसी एक टर्म की हो सकती है, इट कुड बी ऑफ एनी कैरेक्टर, उस कैरेक्टर की किसी की हो सकती है, इट कुड बी ऑफ एनी प्लेस, और इट कुड बी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट और एनी थीम। तो ये इनमें डिफरेंट है, लेकिन वहां पर पूरे इवेंट की आपने अब्स्ट्रैक्ट मीनिंग निकालनी होती थी, या एंजिमा होती थी, या एक्शन की भी होती थी। सी, कोई अनटोल्ड रियलिटी भी बताई गई थी उसमें, अगर बताई गई है स्टोरी में तो वो सेकंड कोड में आएगा, बट अगर कोई ऐसा ट्रम है तो उसकी कोनोटेटिव मीनिंग इसमें आएगी, या एनी करेक्टर है, प्लेस है, तो उसकी इसमें आएगी। आई होप के अब डिफरेंस क्लियर होगा नैला। Now move further to a fourth code, and the fourth code is, acha Naila beta, you sent me a message couple of days ago that you said that you are unable to comprehend any single code even. So now let me know in the chat के all are clear to you now. अगर बेटा कोई confusion है तो आप पूछते जाएं, because I would love to answer again and again. Okay, now move forward. See, beta, fourth code is known as the symbolic code. The symbolic code can also be called as antithetical code. Now, this code helps reader to know the binary polarities. This code is one of my most favorite code in these 5 codes. It's also known, some people is they pronounce it as a binary, some pronounce it binary. So it's up to you that which pronunciation you go for, but I think it's proper to pronounce it as binary. So this is a binary system. And what is the binary system? अब ये जो binary system है, या binary system है, ये है क्या? Actually in this system there would be words, a pair of words. There would be pair मतलब दो होंगे, ठीक है, दो word हो सकते हैं, दो terms हो सकते हैं, दो concept हो सकते हैं, या दो ideas हो सकते हैं which have opposite meaning to each other. See बेटा, it could be any words, terms or concept which have opposite meaning in each other. Here readers have to find binary concept from the text. बेटा आपको टेक्स्ट में से binary concept find out करना होगा जब आप उसको जब आप स्टोरी को पढ़ेंगे, देन यू विल हैव टू फाइंड द बाइनरी कॉन्सेप्ट फ्रॉम द स्टोरी, कि वो कौन से टर्म्स हैं या आइडियाज हैं जो कि एक दूसरे के अपोजिट हैं। नाउ फॉर एग्जांपल बाइनरी सिस्टम, इससे बाइनरी कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, बाइनरी पोलरिटीज भी कहते हैं, और बाइनरी सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है बेटा। अब एग्जांपल में लिखा हुआ है इन द स्टोरी ऑफ एन और, अगर आपने स्टोरी ऑफ एन और पढ़ी है तो आई थिंक आई हैव अपलोडेड द लेक्चर ऑफ स्टोरी ऑफ एन और एज वेल। मैंने इसका लेक्चर भी अपलोड किया है। प्लीज लेट मी नो इन द चैट कि मैंने इसका लेक्चर अपलोड कर दिया है या नहीं है, बिकॉज मेनी डेज बिफोर आई हैड रिकॉर्डेड इट। सो बेटा इसकी जब आप लेक्चर अगर आपने सुना है या इसकी आपने समरी पढ़ी है, तो यू सी इट वाज
she was the main character. She was very sad, and at the same time internally she was very excited and happy. एक ही time पे she was very sad because she got a news, and her sister was Josephine, I guess. She came and she told her sister that your husband is killed in a railroad accident, in a train accident. Your husband is killed. So when she got the news, she became very much sad, but internally she became very much happy, and she became very much excited. See beta, दोनों आइडिया एक दूसरे के अपोजिट हैं, सैड एंड हैप्पीनेस, सैडनेस एंड हैप्पीनेस, तो एक दूसरे के अपोजिट है। तो इस तरह से आपने कोई आइडिया ढूंढना है स्टोरी के अंदर से कि वो क्या है, एंड देन यू हैव टू एक्सप्लेन इट कि अब हर ओन फीलिंग्स एंड सोशल बाउंड्रीज, हर इनर से। अच्छा, दूसरा इसमें जो बाइनरी कॉन्सेप्ट है वो इनर सेल्फ है, इंटरनल जो वो हैप्पी है, और दूसरी आउटर सेल्फ है, बाहर से। अब वो क्या है, चूंकि internally she is very much happy and she is feeling that now I am free, and there is no one who would stop me from doing anything or from going anywhere now. But outer self, she was sad for the outer self, because there were the society, there were the social norms, customs, traditions of society which were stopping her not to laugh, not to dance, not to sing at this moment at the news of her death. अब चूंकि उसके शोहर की डेथ की न्यूज उनको आई थी, तो अब उस टाइम पे सोसाइटी के नॉर्म्स वैल्यूज तो उसको अलाउ नहीं कर रहे थे कि यहाँ न्यूज सुनते ही वो डांस करना शुरू कर दें या सिंगिंग करना शुरू कर दें। सी, दिस इज दैट मीन्स दिस इज द बाइनरी कॉन्सेप्ट, इनर सेल्फ एंड आउटर सेल्फ, हर ओन फीलिंग्स एंड सोशल बाउंड्रीज। द कॉन्सेप्ट कैन आल्सो बी बेस्ड ऑन। अच्छा बेटा, इस आपने जो बाइनरी कॉन्सेप्ट ढूंढना है उसमें एक करेक्टर से भी रिलेटेड हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। सपोज गुड और इविल भी हो सकता है, गुड और बैड भी, सॉरी गुड एंड बैड हो सकता है, इविल एंड डेविल भी हो सकता है, हैप्पीनेस वर्सेस डार्कनेस। यहाँ पर सैडनेस आता है लेकिन मैंने डार्कनेस कर दिया है, तो ये भी हो सकता है। लेट मी हाईलाइट दीज टर्म्स। इस तरह से कोई भी ऐसे बाइनरी कॉन्सेप्ट जो कि एक दूसरे के अपोजिट हैं, आपने स्टोरी में से वो ढूंढने हैं, एंड देन यू नीड टू एक्सप्लेन देम in this code। Means any idea or concept which is opposite to each other is known as binary concept. This idea or this concept helps us to know the characters present in the text। अब जब हम बाइनरी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, तो ज्यादातर वो करेक्टर्स के अंदर दिखते हैं। एक ही करेक्टर में दो क्वालिटीज होती हैं जो कोई एक दूसरे से अपोजिट होती हैं, तो ज्यादातर आपको ये करेक्टर में मिलेंगे। ठीक है बेटा, तो इसके ऊपर थोड़ा फोकस कीजिएगा, करेक्टर्स को फोकस कीजिएगा, आपको बाइनरी कॉन्सेप्ट जरूर मिल जाएगा। In this binary system, क्या है, this binary system helps us to know the characters well। जब आप एक करेक्टर के बाइनरी कॉन्सेप्ट को देखते हैं तो it helps us to know the character very well। Like in the necklace, जब हम देखते हैं बाइनरी सिस्टम नेकलेस में देखते हैं, तो हमें ये पता लगता है कि how much materialistic she was and how much suffering she brought on herself and on her husband as well, only because of her greed and materialistic approach। So see, in this way you would be able to analyze a character in a more deeper way। I hope कि ये जो fourth code है binary system का, ये आपको समझ में आया होगा। If you have any confusion or any question, please let me know in the chat box or raise your hand। शुजा सर, प्लीज इस कोड को दोबारा से समझाना। शुजा, ये आपने पता नहीं अभी मैसेज किया है। शराफत, यस शराफत, यू वांट टू से समथिंग? सर काइंडली सर रिपीट अगेन सर, समझ में सर कुछ नहीं आया, कुछ आया सर। अच्छा, ये कोड आपको ठीक से समझ में नहीं आया है। लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन बेटा। हेलो, यस बेटा, आई कैन हियर यू। आपका क्वेश्चन मिल गया जी सर। ओके ओके। सी बेटा, लेट मी एक्सप्लेन दिस कोड अगेन, कि इस कोड में हमने बाइनरी सिस्टम को ढूंढना होता है। वो बाइनरी सिस्टम क्या है कि इट कुड बी अ पेयर ऑफ वर्ड्स। वो दो वर्ड्स हो सकते हैं, दो टर्म्स हो सकते हैं, दो कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, या दो आइडियाज हो सकते हैं जिनकी अपोजिट मीनिंग होती है एक दूसरे से।
उनको हम बाइनरी कॉन्सेप्ट कहते हैं। आप अपनी जो भी एग्जाम में आपको शॉर्ट स्टोरी दी जाएगी, आप उसको पढ़ेंगे, देन मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये जो बाइनरी सिस्टम होता है ये कैरेक्टर्स में होता है। कैरेक्टर्स जो स्टोरी के अंदर होते हैं, आप उनको एनालाइज करेंगे तो बाइनरी सिस्टम उनकी प्रैक्टिसेस में होता है। तो उसी तरह से आपको बाइनरी सिस्टम मिल जाएगा एक कैरेक्टर को एनालाइज करने से। तो बाइनरी सिस्टम का एग्जांपल मैंने स्टोरी ऑफ एन और से दिया है कि इन इन दिस शॉर्ट स्टोरी यहाँ पर क्या होता है कि शी गेट्स, द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी गेट्स द न्यूज दैट हर हस्बैंड इज किल्ड इन ट्रेन एक्सीडेंट। ये उसको न्यूज मिलती है। Then at this time, she gives very furious expressions. She started crying. She started making noise in order to show the people present at home that she is very much sad. But at the same time, internally, she was very much happy. आप जब शॉर्ट स्टोरी को पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि वो बहुत हैप्पी थी। देन शी वेंट अप स्टेयर, वो अपने ऊपर कमरे में गई है। शी सेट इन फ्रंट ऑफ द विंडो एंड देन शी स्टार्टेड सेइंग द वर्ड फ्री। फ्री, नाउ आई एम फ्री फॉर द रेस्ट ऑफ माय लाइफ। एंड शी स्टार्टेड इमेजिनिंग हर फ्यूचर लाइफ एज इंडिविजुअल। लाइक अब फ्यूचर लाइफ में उसके पास कोई भी ऐसा नहीं होगा जो इसके ऊपर अपनी विल इम्पोज करेगा। नाउ शी इज वेरी फ्री। सो सी, ये है बाइनरी कॉन्सेप्ट कि बाहर लोगों को वो दिखा रही है कि शी इज वेरी सैड ऑन द न्यूज दैट हर हस्बैंड इज डेड, बट अंदर ही अंदर वो कितना खुश हो रही है कि शी हैज गॉट द फ्रीडम। सी बेटा, दिस इज द बाइनरी कॉन्सेप्ट। जब आप स्टोरी को पढ़ेंगे और कैरेक्टर्स को देखेंगे तो ये आपको इजीली मिल जाएगा। सिमिलरली आप जब जो बाइनरी कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ इसमें से द नाइटिंगेल एंड द रोज। सी बेटा, नाइटिंगेल इन द रोज हमने क्लास में डिस्कस किया है। व्हेन वी वर डिस्कस दैट इन द स्टार्टिंग द बॉय वाज क्राइंग फॉर लव एंड द बर्ड आल्सो कन्विंस्ड एंड वाज इंस्पायर्ड बाय द बॉय दैट ही इज द ट्रू फॉलोअर ऑफ लव। सी, अब उसको लगा कि ये ट्रू फॉलोअर है लव का ना, द बॉय। सो बट एंड एट द एंड ऑफ द स्टोरी द बॉय आल्सो सेड दैट द लव इज रबिश, आई शुड नॉट वेस्ट माय टाइम on love and rather I should go home and study the philosophy. सी बेटा, अब दो स्टेटमेंट एक दूसरे का अपोजिट आ गए। स्टार्टिंग में ही वाज सेइंग ही वाज क्राइंग, ही वाज डाइंग फॉर लव एंड एट द एंड ही सेड दैट लव इज रबिश। सो दिस इज द बाइनरी कॉन्सेप्ट कि एक ही कैरेक्टर के अंदर पहले वो कुछ और बाहर कुछ वो और है लेकिन अंदर से वो कुछ और है। दैट इज नोन एज द बाइनरी कॉन्सेप्ट in the story. So you see, when you will read the story, you have to find out the binary correct concept. From most of the times it is present in the practices of the character. अब वो करेक्टर की प्रैक्टिसेस में होता है। सी बेटा, इट इज द बाइनरी कॉन्सेप्ट, यू हैव टू फाइंड इट आउट। जैसे कि स्टोरी ऑफ एन आवर में मैंने एग्जांपल दिया और नाइटिंगेल एंड द रोज से भी दिया। दूसरी बात, ये जो बाइनरी कॉन्सेप्ट है इसको इनर स्टोरी ऑफ एन आवर में आप वो उसकी इनर फीलिंग कुछ और थी, आउटर फीलिंग्स कुछ और थी। दिस इज द बाइनरी कॉन्सेप्ट। बाइनरी कॉन्सेप्ट ये भी हो सकता है कि गुड वर्सेस इविल। अगर कोई स्टोरी के अंदर गुड और बैड का कोई कॉन्सेप्ट दिया गया है तो दैट आल्सो कम्स इन द बाइनरी कॉन्सेप्ट, क्योंकि इट इज अ पेयर ऑफ टर्म्स एंड विच हैव अपोजिट मीनिंग टू ईच अदर। इविल एंड डेविल, ये भी दो पैर हैं और इनकी मीनिंग एक दूसरे से अपोजिट है। सिमिलरली हैप्पीनेस वर्सेस सैडनेस, ये भी दो पैर हैं, इनकी मीनिंग अपोजिट है। तो ऐसे कोई भी पेयर ऑफ वर्ड्स, आइडियाज, टर्म्स, फ्रेजेस which are present in the story and they you find them, then they will be known as binary system. तो आप उनको बाइनरी सिस्टम में लाते हैं। आई होप कि आई एम मेकिंग सेंस एंड अभी आपको समझ में आया होगा। Please let me know in the comment that I can go on the next code and explain it. ओके सर, क्लियर हो गया सर अभी। Okay, beta. Okay, that's good. Now let's move forward to a final code. The final code is बेटा किसी ने कहा है कि ब्लैक कैट से भी मैं एग्जांपल दे दूं। सी बेटा, अगर सभी मैंने स्टोरीज से एग्जांपल दे दिए तो फिर आंसर भी मैं खुद करके दे दूं आपको। बेटा सिर्फ 10 मिनट्स रिमेनिंग है इस सेशन को खत्म होने में। सो लेट्स फिनिश दिस कोड एज वेल। द फिफ्थ कोड इज द कल्चरल कोड। सी बेटा, दिस इज वेरी सिंपल कोड। Cultural code is also known as referential code. It refers to the previous knowledge.
आपकी जो प्रीवियस नॉलेज है, इट इज रेफर्ड टू दैट। ओके, इट मींस दिस कोड हाईलाइट्स दोज एलिमेंट्स। इस कोड में आप वो एलिमेंट्स हाईलाइट करेंगे। अब ये एलिमेंट्स आपको तो ऑब्वियसली स्टोरी से मिलेंगे, यू विल फाइंड द एलिमेंट्स फ्रॉम द स्टोरी विच डिस्कस द यूनिवर्सल नॉलेज। बेटा, universal knowledge, you will find the elements which discuss the universal knowledge or the knowledge which is the same in all around the world। moreover with the help of this code, like see beta the universal knowledge। अब इसका मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ। the example is that culture is unique, customs and traditions are unique, so every society has its own culture, every society has its own customs and tradition। this is a universal knowledge and this thing is accepted in all around the world। अगर आप ये किसी को भी कहेंगे दुनिया के कोने पे तो वो कहेंगे हाँ बिल्कुल यू आर राइट, वो सही कहेंगे। सो अगर इस तरह की कोई ऐसा आर्ग्यूमेंट आता है या कोई ऐसा एलिमेंट है या ऐसा कोई पॉइंट है जो कि एक्सप्लेन किया गया है जिसको हर सोसाइटी में एक्सेप्ट किया जाता है, तो that would come in this element, in this code। okay, इसके सिवा एक तो इसकी तो ये पॉइंट हो गई, दूसरी इसकी बेटा पॉइंट ये हो गई कि इस कोड में यू हैव टू फाइंड आउट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी। जहाँ वो जो स्टोरी है या वो जो टेक्स्ट है, जो भी टेक्स्ट आप पढ़ रहे हो, जिसको एनालाइज कर रहे हो, वेदर इट इज अ स्टोरी, इट्स अ नॉवेल, इट्स अ प्ले, व्हाटएवर इट इज, तो उसका आपने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लाजमी देखना है कि व्हाट इज द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ दिस स्टोरी। when the necklace was being written in France, so what was the historical background of the necklace, what is the historical background of द नाइटिंगेल एंड द रोज। सी बेटा वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपने देखना है और उसको एक्सप्लेन करना है। सी व्हाट इज द कल्चरल बैकग्राउंड, कल्चरल बैकग्राउंड क्या है, वो कौन से कल्चर में राइटर पला बड़ा है या किस कल्चर में वो रह रहा था जब उसने ये स्टोरी लिखी है। बिकॉज कल्चर का भी बड़ा इम्पैक्ट होता है राइटर्स की थिंकिंग के ऊपर, और वो वहां से जो चीजों को परसीव करते हैं उसी तरह से अपने राइटिंग में पोर्ट्रे करते हैं। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कल्चरल बैकग्राउंड, सोशल बैकग्राउंड और फिजिकल या साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट के साइकोलॉजिकल जो माइंड से रिलेटेड जो चीजें हैं उसने कौन सी उसमें डिस्कस की हैं। अगर साइकोलॉजिकल नहीं है तो फिजिकल होगा, अगर फिजिकल नहीं है तो सोशल तो लाजमी होगा, कल्चरल भी होगा, हिस्टोरिकल भी होगा। तो ये बैकग्राउंड्स आपको लाजमी मिलेंगे, ये आपने फाइंड आउट करने और इस कोड में आपने एक्सप्लेन करने हैं। इट मीन्स व्हेन द स्टोरी वाज रिटन व्हाट वाज सोशल कल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ द सोसाइटी। जिस राइटर ने जिस टाइम में लिखा है उस टाइम की कल्चरल सोशल प्रैक्टिसेस क्या थी, विच प्रैक्टिसेस कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड एट ऑल। नेगेटेड मैंने लिखा है लेकिन ये नेग्लेक्टेड था बेटा। So in other words, we can say that what is the historical background or the historical importance of the story। तो वो जो historical importance है या जो cultural importance है या जो social importance है, तो हमने उसको इस कोड के अंदर एक्सप्लेन करना होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा बेटा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन फ्रॉम दिस कोड प्लीज आस्क। एनीवन बेटा, अगर कोई क्वेश्चन है, if it is clear then you have to send a message in the chat box okay it is clear। yes beta, let me know in the chat box that it's clear to all of you। Rahim, it's clear sir। okay beta Rahim। Abdul Halim says it's clear, Shuja says it's clear, Faria shakes yes sir it's clear, Yashwant clear sir, okay beta, Laiba says clear, Noor says clear, Noor Jahan, okay beta, that means this lecture is very much productive for all of you। See beta, I tried my best to explain you code। और जैसे कि मुजम्मिल ने कहा कि सर हम इसको आंसर लिखेंगे कैसे, मैंने यहाँ पर वो भी टाइप करके आपको दिखाया कि आपको कैसे आंसर करना है। तो वो भी मैंने आपको प्रॉपर तरीके से हिंट बता दिया है बेटा कि हर कोड को आपने एक्सप्लेन करना है। तो इस तरह से आपने इस सवाल को अटेंड करना होगा। और बेटा सी कि आप स्टोरी को समझकर ही कीजिएगा। और एक और भी हिंट दे देता हूँ बिफोर गोइंग कि आप क्या करना, जो भी स्टोरी मैं आपको जब दूँ एनालाइज करने के लिए इन 5 कोड्स के थ्रू, ठीक है, तो आप एक काम कीजिएगा, गूगल पे लिखिएगा क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ नाइटिंगेल एंड द रोज। सपोज कि मैंने
कोई भी दिए, मैंने नाम तो यहाँ नाइटिंगेल इन द रोज लिखा है, ऑब्वियसली मैं ये नहीं दूंगा, मे बी ये भी दे दूं, बट सी आपने स्टोरी का नाम लिखना है और लिखना है क्रिटिकल एनालिसिस, ऐसा लिखकर आप सर्च करें, फिर 2-4 वेबसाइट्स को खोलें और वहां पर देखें कि वो क्या एनालिसिस किया है, तो वहां से भी आपको अच्छे खासे आइडियाज मिल जाएंगे, और वो जो कि आपके कोड से रिलेटेड होंगे, जो 5 कोड है ना, वहां से जो आइडियाज मिलेंगे आपको, ऐसे ऐसे आइडियाज मिलेंगे, सपोज कुछ आइडियाज होंगे जो कि कोड नंबर 1 से रिलेटेड होंगे, कोई आइडिया कोड 2 से रिलेटेड होगा, कोई आइडिया कोड 3 से, दैट मीन्स कि समहाउ आपकी थोड़ी हेल्प आउट हो जाएगी। अब ये भी मैंने कर दिया है। सी बेटा इस तरह से आप कीजिएगा, लेकिन आपका आंसर मतलब अच्छा होना चाहिए, 50 मार्क्स का है। जो लोग थोड़ा परफॉर्म करेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, और 5 कोड्स में जो चीज़ें दी गई हैं वो उससे कॉम्प्रीहेंड करके उनको एक्सप्लेन करेंगे, आई विल गिव देम हैंडसम मार्क्स। तो विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। और सी बेटा, आई एम प्लानिंग टू टेक योर प्रेजेंटेशंस ऑन सैटरडे एंड संडे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, एक दिन में हम प्रेजेंटेशंस नहीं ले सकते। सो सी सैटरडे संडे पे आप लोग खुद टाइम निकालें, मैं फ्री हूँ, तो मेरी कोई और क्लास नहीं है सैटरडे संडे पे, तो आप लोगों के साथ बैठकर मैं क्लास लेकर आप लोगों को प्रेजेंटेशन निपटाना चाहता हूँ, ताकि आप लोग भी रिलैक्स हो जाएं, ताकि आप भी अपने पेपर्स की तैयारी करें, और ये 10 मार्क्स का जो बर्डन है आपके पे वो भी रिलैक्स हो जाए। ओके बेटा। शराफत, यस बेटा शराफत। सर थोड़ा ये सर यूनिवर्सल नॉलेज को सर समझा रहे सर इसमें। सी बेटा, यूनिवर्सल नॉलेज का मकसद ये होता है कि कोई भी ऐसा पॉइंट, कोई भी ऐसी चीज जो कि पूरी दुनिया में एक्सेप्ट की जाती हो, जैसे कि कल्चर की इम्पोर्टेंस है वो तो पूरी दुनिया में एक्सेप्ट की जाती है, लैंग्वेज की इम्पोर्टेंस है कि एवरी लैंग्वेज इन दिस वर्ल्ड इज यूनिक एंड दैट मस्ट बी अप्रिशिएटेड इन ऑल अराउंड द वर्ल्ड, सो दिस इज द यूनिवर्सल नॉलेज। सिमिलरली हर कस्टम, हर सोसाइटी के अपने कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस हैं, दे आर रिस्पेक्टेड एट ऑल। हर सोसाइटी का एक ड्रेस कोड है, दैट इज आल्सो रिस्पेक्टेड इन ऑल अराउंड द वर्ल्ड। सो सी इस तरह से कोई भी ऐसी चीज जो कि पूरी दुनिया में जिसको एक्सेप्ट करते हैं, जिसके ऊपर कोई क्रिटिसिज्म ना हो, दैट इज नोन एज द यूनिवर्सल नॉलेज। ठीक है, ये आई होप कि आई एम मेकिंग सेंस। अब समझ में आया शराफत? ओके बेटा, आई होप कि सबको समझ में आया होगा। एंड यस सर, मिड टर्म मार्क्स फारिया शेख जी, बेटा मैंने मार्क्स चेक कर दिए हैं, कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज भी किए थे व्हाट्सएप पे, मैंने उनको अपने मार्क्स भी बता दिए थे। एंड आप लोग मुझे कांटेक्ट कीजिएगा इंशाल्लाह संडे पे या सैटरडे पे, चूँकि वो मैंने घर की शिफ्टिंग की है, तो उसमें सामान की मैंने अभी तक अपनी पूरी शिफ्टिंग सेटिंग ठीक से नहीं की है, तो वो मैं कर दूंगा इंशाल्लाह सैटरडे संडे तक से पहले पहले। तो उसके हिसाब से आप सैटरडे संडे के बाद मुझसे मार्क्स, जो भी स्टूडेंट्स हैं, मैं लिस्ट आपको नहीं फॉरवर्ड कर सकता, आप अपने सीआर को बोल सकते हैं, जीआर को बोल सकते हैं, वो मुझे स्टूडेंट्स के नाम बता दें, मैं देन आई विल राइट द marks of each one and then will send the list to the GR or CR and they will share with you. Okay beta? Okay. Wish you very best of luck for your papers, my paper and for other papers as well. Now going to end the session. Allah Hafiz. Take great care of yourself. Allah Hafiz. See you on Saturday and Sunday.